दिनांक 14 दिसंबर वर्ष 2020, 10वीं कक्षा साइंस 1, 8वां चैप्टर धातु विज्ञान। इसका ये तीसरा वीडियो हम ये देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के आगे का भाग देखते हैं। हम चर्चा कर रहे थे इस चैप्टर में कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वे खनिज के रूप में होती हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अयस्कों का सांद्रीकरण, जिसमें हम पिछली बार ये 4 विधियां सीखे थे। और इसके बाद में अयस्कों का सांद्रीकरण करने के बाद हमें जो अयस्क प्राप्त होता है, उस अयस्क में से हमें धातुओं का निष्कर्षण करना होता है। अब ये धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से किया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस धातु की क्रियाशीलता कैसी है। वो अत्यधिक क्रियाशील है तो अलग विधि होगी उस धातुओं को प्राप्त करने की, मध्यम क्रियाशील है तो थोड़ी अलग विधि होगी, और कम क्रियाशील है तो उसको अलग तरीके से उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, जो अधिक क्रियाशील धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी कैसे करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था, याद रखने का एक ट्रिक दिया था, ना मांगो अल्लाह से जंक फूड कॉपर। ना यानी कि Na सोडियम, मांगो यानी मैग्नीशियम, अल्लाह से यानी कि एल्युमिनियम, जंक फूड यानी कि जंक यानी जिंक, जस्ता Zn जिसका संकेत है, फूड यानी कि Fe, आयरन जिसे कहते हैं, और कॉपर Cu तांबा। तो अत्यधिक क्रियाशील जो धातुएं हैं उसका क्या गुणधर्म होता है कि वो जो उनके बाह्यतम कवच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका त्याग करके धन आयन बनाने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वो अधिक क्रियाशील होती हैं। जैसे कि तो यहाँ पर उदाहरण दिया, हमने पहले भी पढ़ा था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो तनु अम्ल के साथ तेज़ी से क्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कमरे के तापमान पर ही हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर जलने लगती हैं। तो उनके निष्कर्षण के लिए जो विधि हम लोग यूज़ करते हैं वो विधि है विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति। तो जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं उसे कौन सी विधि से निष्कर्षित किया जाता है? विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति से अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का उनके अयस्क से निष्कर्षण करते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं वे उनके क्लोराइड के रूप में होती हैं, क्लोराइड के पिघले हुए क्लोराइड के रूप में होती हैं। फिर उनमें जब हम लोग विद्युत अपचयन उसका करते हैं तो उसमें जो धातु होती है वो ऋणाग्र पर जमा हो जाती है। क्यों जमा हो जाती है ऋणाग्र पर? क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश का गुणधर्म होता है, धातुएं धन आवेशित होती हैं, इसलिए वो ऋणाग्र पर जमा होती हैं। और विद्युत अपचयन जब हम करते हैं ना, तो उसमें जो बैटरी का जो धनाग्र और ऋणाग्र है वो उस विलयन में डुबाया जाता है। धातुओं का जो क्लोराइड का विलयन होता है उसमें डुबाया जाता है। देखिए बैटरी में भी एक धनाग्र और ऋणाग्र होता है ना, बैटरी में एक धन प्लस का सिरा होता है, एक माइनस का सिरा होता है। तो वो जब हम लोग अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के क्लोराइड के विलयन में जब धनाग्र और ऋणाग्र डुबाते हैं तो धातुएं धन आवेशित होने के कारण, धातुओं के आयन जो है धन आवेशित होने के कारण वो ऋणाग्र पर जाकर जमा हो जाते हैं, और वो जो क्लोराइड है वो क्लोरीन गैस बन करके धनाग्र पर मुक्त होती है। क्योंकि क्लोरीन ये अधातु होती है और इसलिए इसमें ऋण आयन पाया जाता है, इसलिए वो धनाग्र की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि विपरीत जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त होती है, और उसकी क्रिया इस तरह से है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसको हमने पिघला दिया और उसके अंदर जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जो Na+ है
वो ऋणाग्र पर जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है और सोडियम धातु बनती है। अब इलेक्ट्रॉन का, किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन से जुड़ना, ये अपचयन कहलाता है, ये एक अपचयन क्रिया है। वहीं पर जो क्लोरीन ऋण आयन है, क्लोरीन के जो ऋण आयन है वो धनाग्र पर जाकर जमा होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, और इस तरह से क्लोरीन गैस बनती है। क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2, इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा किया। अब एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पीछे भी 2 लिख दिया है। अब आगे यहाँ पर क्या पूछा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी पिघली हुई अवस्था में अपघटन के लिए विद्युत अग्रों पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? MgCl2। तो मैग्नीशियम में क्या होता है कि 2 धन आवेश पाए जाते हैं बाहरी कवच में। जैसे सोडियम में बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो जबकि मैग्नीशियम में के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम मैग्नीशियम के लिए करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो यहाँ जैसे Na+ लिखा है तो Mg++, ये +2 आवेश आ जाएगा प्लस के, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अवशोषित होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अवशोषित होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम धातु बनेगी Mg, जिसका सूत्र है। फिर क्लोरीन का तो सेम ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर है। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हम लोग अभिक्रिया लिख सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में कैसे होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी देखिए दूसरे समूह का ही ये तत्व है, इसलिए इसका भी सूत्र वैसे ही होगा जैसे मैग्नीशियम में था, CaCl2। तो कैल्शियम में भी 2 धन आवेश होंगे ++, और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन वो अवशोषित करेगा और वो कैल्शियम धातु बन जाएगा। और क्लोरीन का ठीक ऐसे ही अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड से सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे धातुएं विद्युत अपचयन के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त की जाती हैं। अब हम एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे कि एल्युमिनियम के अयस्क से, जिसे कि बॉक्साइट कहते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क को बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट के इस अयस्क में, जिसमें कि एल्युमिनियम स्थित होती है, उसमें उसका विद्युत अपघटन करके एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, जो कि रुपहला सफ़ेद रंग का होता है। परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 283, और इसकी संयोजकता होती है 3। अब एल्युमिनियम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पश्चात एल्युमिनियम या तीसरा तत्व है जो भूपृष्ठ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं? उसका जो अयस्क है, जिसे बॉक्साइट है, जिसका फार्मूला है Al2O3.NH2O। NH2O क्यों लिखा है? क्योंकि पानी के कितने भी अणु वहाँ पर हो सकते हैं। बॉक्साइट में 30 से 70% Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, और जो बाकी का जो भाग है वो मृदा अशुद्धि का होता है। मृदा अशुद्धि मतलब रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये सब बना होता है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड तो है ही है, उसके साथ में मृदा अशुद्धि है। तो अब हमें इस बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना है, ये सीखना है। तो 2 स्टेप होता है, हमने सीखा था। पहले तो अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है, उसके बाद उस अयस्क का विद्युत अपचयन करके धातु प्राप्त की जाती है।
तो पहला स्टेप बॉक्साइड अयस्क है उसका सांद्रीकरण किया जाएगा। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क बॉक्साइड है, बॉक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड तो होता ही है जिसे एल्यूमिना कहते हैं, उसके साथ ही उसमें सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड भी होते हैं जो कि मृदा अशुद्धि कहते हैं जिसे। अब ये जो मृदा अशुद्धि है, पहले स्टेप में करते क्या है, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण करते हैं, उसमें मृदा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। अलग करने की दो विधियां हैं, एक है बेयर विधि और दूसरी है हॉल की विधि। दोनों ही विधि में आप करेंगे तो दोनों ही विधि निक्षालन पद्धति से ही है। निक्षालन पद्धति हमने देखा था कि उसमें जो अयस्क है वो एक विशेष विलयन में डुबा कर रखते हैं, तो उसमें जो धातु का जो ऑक्साइड है वो घुलनशील होता है और जो मृदा अशुद्धियाँ हैं वो अघुलनशील होती हैं, और इस तरह से मृदा अशुद्धियों को धातुओं के अयस्क से अलग कर दिया जाता है। तो दोनों ही विधि निक्षालन पद्धति द्वारा की जाती है और दोनों ही प्रक्रियाओं में, दोनों ही विधियों में अंत में सांद्र एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। जो एल्यूमिना है यही उसका अशुद्ध अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क में से सारी अशुद्धियां जब निकल जाती हैं तो जो शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है उसे एल्यूमिना कहते हैं। बाद में इसी एल्यूमिना का दूसरा स्टेप में, दूसरे सोपान में विद्युत अपचयन करते हैं और एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेयर्स विधि है वो देख लेते हैं। बेयर्स विधि में क्या करते हैं कि जो अयस्क है उसे चक्की में पीसा जाता है, उसके पश्चात सार संग्रहका, इसके अंदर उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं उस विलयन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको गर्म करके उसका निच्छालन किया जाता है। तो निच्छालन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड ये घुल जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि अयस्क, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, एल्युमिनियम ऑक्साइड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल जाता है और ये घुल करके क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो बॉक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ निच्छालन यहाँ पर हो गया, क्योंकि अयस्क जो है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, ये बॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया कराई जा रही है इन शर्तों के साथ में। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, जिसका ये सूत्र है NaAlO2। जो मृदा शुद्धि है उसमें आयरन ऑक्साइड यह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील होता है, तो इसे छान करके अलग कर लेते हैं। परंतु मृदा शुद्धि में जो उपस्थित सिलिका का जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर पानी में घुलनशील सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। यहाँ ये बात आप फिर से अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसमें ये जो आयरन ऑक्साइड है ये तो अघुलनशील है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन दो चीज़ें जो है घुल जाती हैं। एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड घुल जाता है जो कि सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और उसमें जो सिलिका पाई जाती है मृदा शुद्धि में वो सिलिका भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती हैं और सोडियम सिलिकेट बनती है। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज़, एक ही अशुद्धि हम अलग कर पाएंगे अगर छानेंगे, तो ये जो आयरन ऑक्साइड है केवल उसी को हम लोग अलग कर पाएंगे क्योंकि वो अघुलनशील था, बाकी सारी चीज़ें घुल जाती हैं। तो छान करके आयरन ऑक्साइड को हम लोग उस विलयन में से निकाल देंगे। अब जो विलयन बचता है, कौन सा विलयन बचा, सोडियम एल्यूमिनेट का विलयन बचा और ये सोडियम सिलिकेट का विलयन बचा। जो विलयन हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का विलयन होता है। अब इस विलयन को हम लोग ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे, पानी में, पहले इसको पानी में डाल देंगे
और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे ठंडा करेंगे। पहले हम लोग इसे 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए थे। अब इसको पानी डालकर ठंडा करेंगे। जब ठंडा करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब कि किसी लिक्विड में कोई द्रव्य है तो उस द्रव्य में कुछ पदार्थ ठोस अवस्था के रूप में आ जाते हैं। जैसे कि दूध फटने के बाद में जो दूध का जो ठोस पदार्थ है वो पानी से अलग हो जाता है, तो हम छान करके देखिए दूध का जो फटा हुआ भाग है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, तो वही अवक्षेप बन गया। तो जब हम लोग ठंडा करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट के विलयन को पानी डाल के, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी ये हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। जैसे दूध में मलाई कैसे प्राप्त होती है उसी तरह से सोडियम एल्यूमिनेट है, उसमें पानी डाल दिया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब हॉल की विधि में हम लोग देख लेते हैं। हॉल की विधि में क्या करते हैं? हॉल की विधि में भी अयस्क का चूर्ण बनाते हैं, जैसे हम बेयर्स पद्धति में कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राहक में उसे गर्म करते हैं। यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर रहे थे, लेकिन हॉल की विधि में हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में उसे गर्म करते हैं, तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। बेयर्स पद्धति में भी सोडियम एल्यूमिनेट बना और हॉल की पद्धति में भी सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। उसके बाद जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं उन्हें छान करके गर्म करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका उदासीनीकरण कर देते हैं, और क्या होता है फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे प्राप्त हुआ है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही उसका अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोनों में सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। बेयर्स पद्धति में भी सोडियम एल्यूमिनेट मिला और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ, और हॉल की विधि में भी वही प्राप्त होता है, सोडियम एल्यूमिनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। केवल एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं और जबकि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है हॉल की विधि द्वारा। ये आपका बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क, जिसे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया कराई गई, गर्म किया गया, सोडियम एल्यूमिनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अब यही सोडियम जो एल्यूमिनेट है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोनों ही क्रिया, चाहे वो बेयर्स पद्धति हो चाहे वो हॉल की पद्धति हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है अंत में। फिर इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को क्या करते हैं? इस अवक्षेप को छान करके अलग कर लेते हैं, फिर इसको धो करके सुखाते हैं और फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें से पानी उड़ जाता है। ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, इसे धो करके सुखा करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमें Al2O3, जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी कहते हैं, वो प्राप्त होता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि अयस्क का सांद्रीकरण। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप चालू होता है एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन, यानी इसको हम लोग पिघलाएंगे, पिघला करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो एल्युमिनियम है ये ऋणाग्र पर जमा हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो धनाग्र पर जमा हो जाएगी और हमें एल्युमिनियम का शुद्ध एल्युमिनियम की धातु प्राप्त होगी। तो आइए सेकेंड स्टेप भी देख लेते हैं। देखिए, इस पद्धति में एक इस प्रकार की टंकी का उपयोग किया जाता है। इस टंकी का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेफाइट से बना होता है, अंदर जो है वो ग्रेफाइट लगा होता है और जो कि ऋणाग्र का काम करता है, क्योंकि इससे हम लोग बैटरी के ऋण से जोड़ देते हैं। इस टंकी का जो अंदर का भाग है वो ग्रेफाइट से बना होता है और जिससे हम लोग ऋण से, बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, सेल के ऋण से, तो इसलिए जो टंकी का आंतरिक भाग है वो ऋणाग्र होता है। अब टंकी के अंदर हम लोग क्या भरते हैं? ये जो एल्यूमिना हमें प्राप्त हुआ है इसे
पिघलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में ही ये विद्युत अपचयन हो सकता है। लेकिन इसका जो द्रवणांक है वो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये मिलाते हैं। ये मिला करके क्या करते हैं, इसका द्रवणांक कम कर लेते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका द्रवणांक कम कर लेते हैं। जब द्रवणांक कम हो जाता है तो इसे पिघला करके इस टंकी के अंदर भर दिया जाता है। इस टंकी के अंदर भरने पर ये जो अलमीना है इसे पिघला करके टंकी के अंदर भर दिया। फिर ये जो बैटरी का धनाग्र सिरा है, इस धनाग्र को इस विलयन के अंदर डुबा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धनाग्र है 1 2 3 धनाग्र यहाँ पर जोड़ा गया है। 3 धनाग्र क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इस क्रिया में जो धनाग्र है ये बार बार ख़राब होता जाता है। तो एक अगर ख़राब हो गया तो दूसरे धनाग्र से ये क्रिया चलते रहती है तब तक, जब तक उसके बाद थोड़े समय के बाद इसको बदल दिया जाता है। दूसरा ख़राब हुआ तो बाकी दोनों एक्टिव रहते हैं, फिर थोड़ी देर में इसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, नया डाल दिया जाता है। ये ख़राब क्यों होता रहता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि आप विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इसमें ये विलयन काहे का है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। ये जो हमें Al2O3 प्राप्त हुआ है यही पिघली हुई अवस्था में अंदर है। तो इसमें जो Al है, ये जो एल्युमिनियम है, ये धन आवेशित होता है और ये जो ऑक्सीजन है ये ऋण आवेशित होता है। तो ऑक्सीजन ऋण आवेशित होने के कारण ये धनाग्र पर जमा हो जाएगा और एल्युमिनियम ये धन आवेशित होने के कारण ये जो ऋणाग्र है ये ऋणाग्र पर जमा हो जाता है। अब ये एल्युमिनियम जब ऋणाग्र पर पहुंचता है तो एल्युमिनियम में 3 धन आवेश होते हैं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है और एल्युमिनियम धातु बन जाता है। अब ये जो एल्युमिनियम धातु है ये भारी होने के कारण नीचे तल पर जमा हो जाती है, नीचे जमा हो जाती है और फिर नीचे पेंदी से एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक मार्ग होता है, वहाँ से पिघली हुई एल्युमिनियम शुद्ध धातु के रूप में बाहर आ जाती है। वहीं पर ये जो ऑक्सीजन है वो उस पर एक ऋण आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसमें से मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है O2। अब वो ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया है। अब एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, जिसे ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। तो आप देखिए जो धनाग्र है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस निर्मित हो रही है, धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस निर्मित होती है, इसलिए धनाग्र का बार बार ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के कारण ही ये धनाग्र खराब होता है और इसे बार बार बदलना पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है अक्सर कि एल्युमिना का विद्युत अपचयन करते समय धनाग्र को बार बार बदलना क्यों पड़ता है? क्योंकि धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होने से धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है और वो बार बार ख़राब होता है, इसलिए बार बार इसे बदला जाता है। नीचे देखिए यहाँ लिखा भी है कि मुक्त हुई ऑक्सीजन की कार्बन से अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एल्युमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र का ऑक्सीकरण होता है, अतः समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। तो ये था अत्यधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। कौन सी विधि से किया जाता है? पहली विधि तो इसमें 2 सोपान होते हैं। पहले सोपान में जो अयस्क है उसका सांद्रीकरण किया जाता है और दूसरे सोपान में जो अयस्क है उसका विद्युत अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। अब जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उसका निष्कर्षण कैसे होता है, आइए वो समझ लेते हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता, ये सारी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। ये प्रकृति में सल्फाइड के लवण या कार्बोनेट के लवण के रूप में पाई जाती हैं। अब सल्फाइड के लवण या कार्बोनेट के लवण से धातु का निष्कर्षण थोड़ा कठिन होता है, जबकि उनके ऑक्साइड से धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है। इसलिए इनके सल्फाइड और जो कार्बोनेट है इनकी जगह पे इनका ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है सबसे फर्स्ट स्टेप में। तो धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट
की अपेक्षा ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सरल होता है, इसलिए सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म करके उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है और इसको भंजन कहते हैं। अब आप इसको देखे होंगे, जैसे भुट्टा आप देखे होंगे गर्म करते हैं जब सिगड़ी में, तो कैसे एक तरह से हवा दिया जाता है। तो भुट्टे को जब हम सेकते हैं तो भंजन क्रिया ही है, जैसे हम भूंजना कहते हैं, भूनना। तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हवा में जब कोई चीज़ को भूना जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसे भंजन कहते हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातु यदि सल्फाइड के साथ में है, सल्फाइड का अयस्क है उसके साथ, तो उसको भंजन क्रिया करते हैं, अत्यधिक तीव्रता से गर्म करके उसको ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं। लेकिन अगर वो कार्बोनेट के साथ में है, जैसे कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, तब उसका भंजन नहीं किया जाता, उसका निस्तापन किया जाता है। वो क्या होता है, इसमें सीमित हवा में तीव्रता से गर्म करके उसको ऑक्साइड में रूपांतरित। इसमें भंजन में क्या होता है, अत्यधिक हवा में गर्म करते हैं, जबकि निस्तापन में क्या होता है, सीमित हवा में उसे गर्म किया जाता है और उसका ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए जिंक यहाँ सल्फाइड के रूप में है, तो अतिरिक्त हवा में इसे गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट के साथ में है, तो सीमित हवा में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है इसके साथ, सीमित हवा में गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो मध्यम क्रियाशील है तो सबसे पहले उसके सल्फाइड या कार्बोनेट से ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। अब ये जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, मध्यम क्रियाशील धातुओं को जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उसे किसी योग्य अपचायक का उपयोग करके फिर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। योग्य अपचायक क्या होता है, अपचायक वो होता है जो उस अयस्क में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड में अब कार्बन यहाँ अपचायक के रूप में काम कर रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन खींच लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगी। इसी तरह मैग्नीज ऑक्साइड है, तो उसमें एल्युमिनियम भी अपचायक की तरह कार्य करेगा और शुद्ध रूप में मैग्नीज प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर देखिए आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पर एल्युमिनियम अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हमें शुद्ध रूप में लोहा प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम जो है मध्यम क्रियाशील धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से समझ के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।